अभी हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। अब जानेंगे कि किसी वेव का इक्वेशन कैसा होता है। तो वेव का जो इक्वेशन होता है वो x और t के फंक्शन में इस तरह से लिखा जाता है, y एज फंक्शन ऑफ x एंड t, where y is the displacement of a particle from its mean position at टाइम t। तो ये तो हमें पता चला कि इसमें y क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t पर, लेकिन x क्या है तो हमें जानना है x के बारे में। एंड x इज द लोकेशन ऑफ mean position of particle, or we can say that it is identity of particle। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो इस डायग्राम में हम दिखाएंगे कि एक स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग हो गया, और इस स्ट्रिंग के ऊपर कई सारे पल्सेस ट्रैवल कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो वेव है वो ट्रैवल कर रहा है ऐसे। ठीक, अब क्या किया, हमने एक पार्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अपने मीन पोजीशन से ये ऑसिलेशन करता है। तो ये जो हमने डॉट दिखाया है, रेड कलर का डॉट, ये हो गया पार्टिकल का मीन पोजीशन, और यहाँ से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ये हो गया y। ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और x क्या है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन अपना समझ लेते हैं, ये है ओरिजिन से मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो है x। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी हम लोग इक्वेशन लिखते थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोग लिखते थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। और ये जो इक्वेशन होता था, ये भी क्या बताता था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता था टाइम t पर, है ना। और ये भी हम कर रहे हैं वेव का इक्वेशन में भी कि y बताता है पार्टिकल का पोजीशन टाइम t पर। तो फिर यहाँ पर x क्या है, तो x जो है एक्चुअली में SHM में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता था जो कि SHM करता था। वेव में इस स्ट्रिंग के ऊपर हजारों पार्टिकल हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन था SHM का, वो सिर्फ एक पार्टिकल के लिए लिखा गया था, और जो वेव का इक्वेशन है ये हजारों पार्टिकल के लिए लिखा गया, हर पार्टिकल के लिए लिखा गया है जो कि इस स्ट्रिंग के ऊपर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर इस इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए पर्सनलाइज्ड करना हो तो क्या करेंगे, उस पार्टिकल की आइडेंटिटी इसमें रखेंगे x के जगह पर। तो उस पार्टिकल की आइडेंटिटी क्या हो गई, उस पार्टिकल का जो लोकेशन है, ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन का x, ये उस पार्टिकल की आइडेंटिटी है ना। तो इस x के जगह पर उस पार्टिकल की आइडेंटिटी यानी उसका पोजीशन, लोकेशन रख देंगे। तो ये उस पार्टिकल का SHM का
एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने ये समझा कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट्स और gives the displacement of a particle whose mean position is located at x at time t from its mean position। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल at time t from its mean position। ठीक है, अब उस पार्टिकल की बात करेंगे हम जिसका जो मीन पोजीशन है वो x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो पैरामीटर से तीन y, x और t, ये तीनों पता चल गए। t टाइम है, x क्या है, पार्टिकल का मीन पोजीशन का लोकेशन है, और y क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, है ना, वैसा ही हम देखेंगे कि वेव में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है। तो कह सकते हैं differential form of wave equation। तो ये जो एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है कुछ वैसा होता है, क्योंकि हमने कहा कि जो y है वो x डिपेंडेंट भी होता है और टाइम डिपेंडेंट भी होता है। तो जब भी y को डिफरेंशिएट करना हो तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पार्शियली जो है y को दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, del 2y बाई del t2। ठीक, उसी तरह से फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली, और वो भी डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उनका रेशियो निकाला। तो ये जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट टर्म आता है ना। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो एक्चुअली में स्पीड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। इसमें से v क्या है, वेयर v इज स्पीड ऑफ वेव। तो v जो है वेव का स्पीड बताता है। कैसे बताता है अभी हम समझते हैं आगे, है ना। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसका एक सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन has general form y is
फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, कुछ इस फॉर्म में होता है ना। और ऐसा जो भी होता है इसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर अपने पास ये जनरल फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म दिया है, तो इससे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म निकाल करके देखते हैं कि उसे जो स्पीड ऑफ वेव है आता है या नहीं आता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डेल वाई बाई डेल टी जो आएगा वो हो जाएगा b इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी, है ना। जो t के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है b, वो बाहर आ जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करने से। अगर एक बार फिर से करते हैं, है ना, डेल टू वाई बाई डेल टी टू, तो फिर से ये b जो है यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो ये होगा बी स्क्वायर एफ डबल डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक, अच्छा, तो जिस तरह से हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसी तरह से x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ऑल्सो डेल y बाई डेल x, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है a, ये बाहर आएगा इस बार, a एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ऐसा होगा। एक बार फिर से करते हैं इसको, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से ये जो टर्म है कांस्टेंट a, वो एक बार फिर से बाहर आएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो अपना डिफरेंशियल फॉर्म बताया गया था कि टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे, तो वो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डेल टू वाई बाई डेल टी टू डिवाइडेड बाई डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पर तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया था तो ये टर्म आया था, और x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था। तो इनको यहाँ पर रखते हैं, तो ये आएगा बी स्क्वायर एफ डबल डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये रेशियो वी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ भी हम इसको वी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, तो पता चलेगा कि v इज इक्वल टू आ गया b बाई ए, है ना, ये आ गया। तो यहाँ से स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म दिया गया हो, तो उससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें अभी जानना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन collected from general form y is function of ax plus minus bt, है ना, of wave equation। तो ये जो एक एक्सप्रेशन अगर हमें इसी फॉर्म में दिया हो, तो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें जानना है।
तो पहला इंफॉर्मेशन जो होगा वो है कि वेव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड वेव स्पीड. वेव स्पीड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t divided by कोएफिशिएंट ऑफ x. तो कोएफिशिएंट ऑफ t का मतलब है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है b, उसको t का कोएफिशिएंट कहेंगे. उसी तरह से x का कोएफिशिएंट जो है वो a हो जाएगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ t हो गया b और कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया a. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना है. ठीक, उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पता कर सकते हैं कि व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ x and t have identical sign, then wave moves along negative x direction. है ना. इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है f एज फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट्स का मतलब हो गया b और a, तो b और a के सामने जो साइन है प्लस माइनस, अगर वो आइडेंटिकल होंगे, यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस हो जाए, तो उस केस में वेव निगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा होगा. अगर यहाँ निगेटिव हो तो यहाँ भी निगेटिव हो जाए तो भी वेव निगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा. तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ. ठीक. अच्छा, जो तीसरा इंफॉर्मेशन है, व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ x and t have opposite sign, then wave moves along positive x direction. है ना. तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अपने पास अगर वेव का जनरल फॉर्म दिया हो f ax प्लस माइनस bt, ठीक है, ये जनरल फॉर्म दिया है, तो कहा गया कि अगर कोएफिशिएंट्स यानी b और a के साइन अपोजिट नेचर के हों, जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, उस केस में भी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. तो इस सेंटेंस का ये मतलब हो गया. ठीक. अच्छा, तो फोर्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या कह लें कि पीरियडिक मोशन करता है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में या पीरियडिक मोशन में पार्टिकल कभी बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं जा सकता, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर नहीं जा सकता. इसलिए ये जो y टर्म है, ये y कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. x और t के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए y का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए. तो फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि y शुड बी फाइनाइट for any combination of x and t. है ना. इसका मतलब ये हुआ कि जो y है वो कभी इनफाइनाइट
नहीं होना चाहिए। इट मीन्स y should not be infinite for any combination of x and t। ठीक है, तो ये 4 इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्म से। तो हमने यहाँ पर जो लास्ट के 2-3 इंफॉर्मेशन के बारे में हमने सीखा है ना, जैसे पॉइंट बी और पॉइंट सी है ना। पॉइंट बी ये था कि अगर x और t के कोएफिशिएंट्स के साइन आइडेंटिकल होंगे तो वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा, है ना। और पॉइंट सी था कि अगर x और t के कोएफिशिएंट्स के साइन अपोजिट होंगे तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो ये हमने अभी इंफॉर्मेशन तो पता कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न हम आगे अभी समझेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है which of the following equations represent a wave? Options are y is equal to x minus vt whole square. Option B is y is equal to log x plus vt. Option C is y is equal to x square plus v square t square का रूट। ऑप्शन डी इज y इज इक्वल टू e पावर माइनस ax प्लस vt एंड ऑप्शन ई इज y is equal to 8 divided by x plus vt। तो हमें ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है डी, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें बताया गया था कि वेव का जनरल फॉर्म होता है y इज फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस vt। ठीक, तो इस फॉर्म को इसमें से जो है 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। एक ऑप्शन जो है सी वाला, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस फॉर्म को, तो सी वाला तो कैंसिल हो गया। इसके अलावा बाकी जो 4 हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे इस फॉर्म में हैं। ठीक, अब जो है बाकी हमें चेक करना है कि जैसा कि लास्ट पॉइंट हमने सीखा था कि y शुड बी फाइनाइट फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन में x और t के
हर वैल्यू के लिए ये जो है वो फाइनाइट नहीं रह सकता है। ऐसे x का वैल्यू खोजे जा सकते हैं जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अगर x का वैल्यू हम इनफाइनाइट ही रख दें तो y अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ये है ये भी अपना कैंसिल हो गया। ठीक। जो ऑप्शन बी है इसमें अगर किसी तरह से ये तो इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। अगर x और t का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड भी हो जाएगा। log ज़ीरो जो है वो डिफाइंड नहीं है और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से जो ऑप्शन ई है इसमें भी x और vt अगर किसी तरह से ज़ीरो हो जाए, और ये ज़ीरो हो सकता है ना, तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो y इनफाइनाइट हो जाएगा। उस केस में ये ऑप्शन ई भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है डी। अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो y जो है इसको लिखा जा सकता है 1/e⁻ax प्लस vt होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर किसी तरीके से x प्लस vt जो है अगर इसको हम लोग ज़ीरो करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1, है ना। अगर इसका वैल्यू किसी तरह इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, तो उस तरह से y का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/e⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा। और y मिनिमम रखेंगे, मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो y का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम देख सकते हैं कि 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। तो ये जो ऑप्शन है डी ये सेटिस्फाई करता है सारे जो कंडीशंस थे अपने उसको सेटिस्फाई करता है। ये जनरल फॉर्म में भी है और y का वैल्यू फाइनाइट भी है और हर जगह ये डिफाइंड भी है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सिर्फ वेव को रिप्रेजेंट करता है। सो y इज इक्वल टू e⁻ax प्लस vt होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ वेव। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, ये है y as function of x and t is given by 0.8 divided by 4x plus 5t whole square plus 5 represents a moving pulse then choose correct options, है ना। तो अपने ऑप्शंस जो हैं वो हैं पल्स इज मूविंग इन positive x direction. The second option is in 2 seconds it will travel 2.5 meter distance. Option C is its maximum displacement is 0.16 meter.
and the option D is it is a symmetric pulse. तो अपने पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो t का कोएफिशिएंट है उसके आगे प्लस साइन है, और जो x का कोएफिशिएंट है उसके आगे भी प्लस साइन है ना। तो दोनों ही आइडेंटिकल साइन है यहाँ पर, और इसलिए ये जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एज coefficients of x and t have identical signs, both have positive signs, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड पर। इसमें अगर इस इक्वेशन को देख करके हम लोग वेव का स्पीड निकालें, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से देखेंगे कि t का जो कोएफिशिएंट है वो है यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है, और x का कोएफिशिएंट है 4। तो ऊपर रखेंगे 5 और नीचे रखेंगे 4, तो यह आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। सो पल्स विल ट्रैवल डिस्टेंस s इज इक्वल टू vt, v का वैल्यू आया 1.25 इंटू टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड, जैसा कि ऑप्शन में हमसे पूछा गया है 2 सेकेंड, इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। तो 2 सेकेंड में ये 2.5 मीटर ट्रेवल करेगा। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है ये सही है। अब आते हैं ऑप्शन सी में। कहा गया कि इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 सेकेंड, है ना। तो हमें क्या करना है, y का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो y का जो एक्सप्रेशन दिया गया है 0.8 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5t होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो y को मैक्सिमम करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल पार्ट है डिनोमिनेटर में, इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। और इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, और उस केस में ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 0.16 मीटर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी भी सही है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर आया। अब कहा गया ऑप्शन डी में कि इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्रिक पल्स देखने के लिए हमें इस जो पल्स है उसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पल्स का शेप जानने के लिए हमें टाइम को फिक्स्ड करना पड़ेगा, है ना। अगर टाइम को फिक्स्ड कर दें तभी हम किसी स्ट्रिंग का शेप बता सकते हैं कि ऐसा होगा, अदरवाइज शेप तो चेंज हो रहा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लेट्स फिक्स टाइम
t इज इक्वल टू 0। टाइम को हमने फिक्स कर दिया और t का वैल्यू फिक्स 0 रखा सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आसानी से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो अगर टाइम 0 हो जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 4x होल स्क्वायर प्लस 5। तब आप देख सकते हैं कि इसमें x का जो वैल्यू है वो मैं माइनस रखूं या प्लस, y का वैल्यू बराबर ही आना है। अगर x का वैल्यू मैं -1 रखूं या +1 रखूं, y का वैल्यू इक्वल आना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x का वैल्यू +1 रखूं या x का वैल्यू -1 रखूं, y का वैल्यू सेम आने वाला है। उसी तरह से x का वैल्यू मैं +2 रखूं या x का वैल्यू -2 रखूं, दोनों केस में y का वैल्यू सेम आने वाला है। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें ग्राफ को देखें तो अब सही ग्राफ है। इसमें ये जो इसका पीक है वो बिल्कुल y एक्सिस पर होगा और y एक्सिस के अबाउट अभी सिमेट्री बन रहा होगा, है ना। अगर ये पल्स जब आगे भी जाएगा तो इसका शेप जो है वो रहेगा ऐसा ही, कुछ इस टाइप का, है ना। तो ये जो है ये पल्स सिमेट्रिक पल्स कहा जा सकता है कि जैसा इसका जो सेंट्रल लाइन है यहाँ से जैसा लेफ्ट में शेप है वैसा ही राइट में शेप है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये पल्स सिमेट्रिक होगा और इसका आंसर डी जो है ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 ऑप्शंस सही है।